मगर ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे हो? विक्रम ने पूछा। गोपाल से तुम्हें क्या काम है? काम? इरफान हंसा। काम ये है कि वो भी हमारी ज़मीन पर बोझ है, मैं इसे भी ठिकाने लगाना चाहता हूँ। विक्रम इस्तेहज़ाई अंदाज में हंस पड़ा। अपने कद से बड़ी बात मत करो गोपाल दास, इस ज़मीन पर बोझ नहीं बल्कि ज़मीन का ज़लज़ला है। पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट इसके नाम से कांपते हैं, वो छलावा है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो मैं ज़रूर तुम्हें इसका पता बताऊँगा। तुम जैसे लोगों को तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देता है, वो हमारा सबसे बेहतरीन एजेंट है। मैं इसका पता बता भी दूं तब भी तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। हाँ, यह सही है, किसी और एजेंसी को इसके बारे में बता दो तो और बात है, मगर वो इनके भी हाथ नहीं आएगा। तुम्हारा ये मायानाज सबूत इस वक्त कहाँ था जब कामरान विनोद पांडे के पीछे तुम्हारे मुल्क जाकर वापस भी आ गया था? ये कामरान की खुशकिस्मती थी कि इन दिनों गोपाल दास कश्मीर में उलझा हुआ था और अब वो कामरान को ठिकाने लगाने आया है। इसके यहाँ आने का यही तो एक मकसद है। चलो मान लिया कि वो कामरान के चक्कर में यहाँ आया है, फिर इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? चलो मुझसे एक सौदा कर लो। इरफान हंस कर बोला। तुम मुझे गोपाल का पता बता दो, मैं तुम्हें कामरान का पता बता दूंगा। तुम जानते हो कि कामरान इस वक्त कहाँ मिलेगा? इसके लहजे में हैरत के साथ साथ दबा दबा जोश भी था। हाँ मैं जानता हूँ, इरफान ने इत्मीनान से जवाब दिया। बोलो, मंजूर है सौदा? इसका मतलब है कि कामरान यही कहीं मौजूद है। इसकी आवाज़ में खौफ का अंसर नुमाया था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम्हारा लहजा बदला हुआ क्यों है, मगर तुम तो कामरान को क्या जानो जैसे तुम गोपाल को जानते हो। इरफान तंजिया लहजे में बोला। बस अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, मुझे गोपाल का पता चाहिए। मुझे नहीं मालूम, और मालूम भी होता तो न बताता। मत बताओ, इरफान दांत पीस कर बोला। अब तुम अपनी टूट फूट के खुद ही जिम्मेदार हो गए, इसे तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वकार ने कहा। अभी मैं इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा तो ये फर फर बोलने लगेगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक उठा, क्योंकि ये गैर मानूस दस्तक थी। तैमूर तो मखसूस अंदाज में दस्तक देता था। इरफान भी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला। मैं इसे दूसरे कमरे में ले जा रहा हूँ, तुम देखो दरवाजे पर कौन है। इसने विक्रम का गिरबान पकड़कर उठा लिया और इसे धकेलता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। इस दौरान में दस्तक एक मरतबा फिर हुई। वकार ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला ही था कि 2 आदमी दंदनाते हुए कमरे में आ गए। दोनों शक्ल से निचले दर्जे के बदमाश लग रहे थे। उन्होंने कीमती कपड़े ज़रूर पहन रखे थे, मगर इनमें सलीका नहीं था। ऐसा लगता था जैसे इन्हें वो कपड़े ज़बरदस्ती पहनाए गए हों। इनके हाथ खाली थे, मगर मेरा अंदाज़ा था कि वो मुसल्ले ज़रूर होंगे। इस किस्म के लोग बगैर असले के इतनी सीना जोरी नहीं दिखा सकते। क्या बात है? वकार ने इन्हें घूरते हुए पूछा। लम्हे पर को वो दोनों गड़बड़ा से गए। वकार जैसा भी था, बहरहाल बारोब और स्मार्ट था, चेहरे से मुअज़्ज़ज़ और बावकार लगता था। फिर इनमें से एक संभल कर बोला, यहाँ नवीद साहब आए हैं? तो फिर वकार ने करख लहजे में पूछा। हम इनकी गाड़ी में इनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना आऊँ तो तुम लोग ऊपर आ जाना और यूं चक्कों की तरह मुंह उठाए मेरे घर में घुस जाना। वकार ने करख लहजे में कहा। नवीद साहब एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। मुझे हैरत है कि उन्होंने तुम जैसे जाहिलों को अपने साथ रखा हुआ है। जाओ आराम से जाकर दोबारा गाड़ी में बैठ जाओ। नवीद साहब वहीं आ जाएंगे। चलो अब चलते फिरते नजर आओ, आराम से बात करो। वही आदमी बुरा मान कर बोला। हम नवीद साहब के मुलाजिम हैं, तुम्हारे मुलाजिम नहीं हैं। मैं जानता हूँ तुम किसके मुलाजिम हो, वकार ने तलख लहजे में कहा। बहरहाल यहाँ से फ़ौरन रफू चक्कर हो जाओ, वरना नवीद साहब खुद ही तुम्हारी दिमाग ठिकाने लगा देंगे। हमें एक और ज़रूरी काम से जाना है। नवीद साहब से एक ज़रूरी बात करना है, बस 1 मिनट लगेगा, हम इनसे बात करके चले जाएंगे। इसने कहा। ठीक है, मैं इनसे तुम्हारी बात कराए देता हूँ। वकार ने कहा। तुम 1 मिनट यहीं रुको। ये झूठ बोल रहा है बाले, अचानक विक्रम घुटी घुटी आवाज़ में बोला। इन लोगों ने मुझे पकड़, फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका मुंह दबाकर खामोश कर दिया हो। बाले ने पलकें झपकाई, हैरत से चारों तरफ देखा, फिर पलक झपकते में रिवॉल्वर निकाल लिया। इसे बात करने का सलीका नहीं आता था, मगर इस काम में खूब माहिर था। शायद इसलिए विक्रम ने इसकी खिदमत भी हासिल की थी। वकार खाली हाथ था, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने खामखा इसे गैर मुसल्ले कर दिया। इसके पास असला होता तो वो दरवाज़ा खोलने से पहले ही निकाल चुका होता। हमें चक्कर दे रहे थे। वो रिवॉल्वर लहरा कर बोला। मगर बाले को चक्कर देना आसान नहीं है, इसने बदमाशों की तरह हंस कर कहा। दूसरा आदमी शायद गैर मुसल्ले था, वरना इस मौके पर वो भी रिवॉल्वर निकाल लेता, मगर वो पूरी तरह चौकस था और शुकन्ना अंदाज में इधर उधर देख रहा था। चलो मुझे नवीद साहब के पास ले चलो, बाले ने दृष्ट लहजे में कहा, और मुझे कोई चालाकी मत दिखाना। मैं बात बाद में करता हूँ और गोली पहले चलाता हूँ। इससे पहले भी 10-12 आदमियों को ठिकाने लगा चुका हूँ। मैं चाहता तो बहुत आसानी से इन दोनों को गोली मार सकता था, क्योंकि दोनों ही मेरी निशाने की जद में थे, मगर मैं खामखा इनका खून बहाना नहीं चाहता था। वो तो किराए के बदमाश थे। बाले का ये दावा भी महज दावा ही था कि इससे पहले वो 10-12 आदमियों को हलाक कर चुका है। अगर इसमें इतनी जुर्रत होती तो वो घटिया दर्जे का बदमाश न होता। अभी मैं इनसे निमटने की कोई तरकीब सोच ही रहा था कि फ्लैट का दाखिली दरवाज़ा आहिस्ता
आहिस्ता खुला। मुझे तैमूर का चेहरा दिखाई दिया। वकाल ने एक अक्लमंदी ये की थी कि दरवाज़ा चौपट नहीं किया था। तैमूर ने एक नज़र कमरे का मंजर देखा, फिर लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया और एक चुस्त लगा कर कमरे में आ गया। बाले सूरत से मुड़ा, मगर इसे देर हो गई थी। तैमूर का भरपूर घोंसा इसके जबड़े पर पड़ा। ज़रब इतनी शदीद थी कि रिवॉल्वर इसके हाथ से छूट गया और गोया लहराता हुआ स्लो मोशन में ज़मीन पर गिर गया। दूसरे बदमाश ने बाएं तरफ से तैमूर पर हमला करने की कोशिश की, मगर इस तरफ देखे बगैर तैमूर ने महज अंदाजे से बाएं के खासी कुव्वत से इसके सीने पर दे मारी। वो उछल कर दीवार से टकराया और छिपकली की तरह फर्श पर गिर कर तड़पने लगा। इन दोनों से निमटने के बाद तैमूर ने वकार से कहा, दरवाज़ा बोल्ट कर दो, बाहर अब इनका कोई आदमी नहीं है। मैं भी फर्श पर एक ही ज़ाविये से लेटे लेटे थक गया था। मैं भी उठ खड़ा हुआ और वकार से कहा कि इरफान से कहो विक्रम को यहीं ले आए। थोड़ी देर बाद विक्रम कमरे में दाखिल हुआ तो पहले इसके अपने आदमियों पर नज़र पड़ी जो फर्श पर आड़े तिरछे पड़े थे। फिर इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो यूं साकित हो गया जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। इसका चेहरा मुझे देखकर कोरे लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया था और वो यूं पलके झपकाए बगैर मुझे देख रहा था जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा हो। फिर इसके हलक से बुर्राई हुई, आवाज़ बरामद हुई, कामरान आराम से बैठ जाओ। मैंने नरम लहजे में कहा, मेरी बराह रास्त तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मुझे गोपाल दास का पता बता दो, मैं तुम्हें उंगली भी नहीं लगाऊंगा। क्या तुमने इन दोनों को मार दिया? इसने सहमे हुए अंदाज में पूछा। मैं फालतू लोगों को कभी नहीं मारता। ये बेचारे तो महज चंद रुपयों की खातिर तुम्हारे साथ आ गए होंगे, सिर्फ बेहोश हैं। अगर तुमने मुझे गोपाल दास का पता बता दिया तो मैं तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वो लड़खड़ाता हुआ एक सोफे पर बैठ गया और बारी बारी हम सबका जायज़ा लेने लगा। इसने गौर से तैमूर को देखा, फिर होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मुझे अगर मालूम होता है कि मैं अपने कदमों से चलकर मौत के मुंह में जा रहा हूँ तो यहाँ भी ना आता। यहाँ तो मौत के दो फरिश्ते मौजूद हैं। वैसे यार एक बात तो मानना पड़ेगी, तैमूर हंस कर बोला, तुम उर्दू बहुत बामुहावरा बोलते हो। फिर वो बदले हुए लहजे में बोला, इसी बामुहावरा उर्दू में गोपाल दास का पता भी बता दो, वरना तुम जानते हो कि हम क्या करेंगे। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार दोगे ना? विक्रम थूक निकल कर बोला, ठीक है मार दो, मुझे तो दोनों सूरतों में मरना ही है। अगर मैंने तुम्हें पता बता दिया तो मेरे अपने लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। मैंने कहा, ये और बात है कि तुम बाकी ज़िंदगी किसी अपाहिज गाड़ी पर भीख मांगते हुए गुजारोगे। मैं ना सिर्फ तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा बल्कि तुम्हारी बैकबोन भी तोड़ डालूंगा। मैंने सफाक लहजे में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विक्रम दहशत ज़दा होकर बोला, मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी इस लानती तंजीम का एक आदमी जानता है कि मैं जो कुछ कहता हूँ इस पर अमल भी करता हूँ। इससे पहले भी कितने ही लोगों के साथ ये सलूक कर चुका हूँ। वो लोग आज भी भारत के मुख्तलिफ शहरों में अपाहिजों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने मजीद खौफजदा करने को झूठ बोला। अब इसका फैसला तुम करोगे कि गोपाल दास के हाथों मलना पसंद करोगे या ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर गुजारोगे। नाकारा लोग फालतू सामान की तरह होते हैं, तुम्हें भी काट कबाड़ की तरह फेंक दिया जाएगा। मेरा लहजा सर्द और शफाक था। हाँ, अगर तुम मुझे गोपाल दास का पता बता दो तो मैं तुम्हें इतनी मोहलत ज़रूर दूंगा कि तुम यहाँ से जान बचाकर कहीं भी निकल जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कहीं भी नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हो। अभी तुम जवान हो और तालीम याफ्ता, तुम्हें कहीं भी सेटल होने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इस बात की क्या ज़मानत है कि अगर मैंने तुम्हें गोपाल दास का पता बता दिया तो तुम मुझे यहाँ से ज़िंदा निकलने दोगे? विक्रम ने पुरख्याल अंदाज में कहा, क्या ज़मानत चाहती हो तुम? मैंने सवाल किया, मगर लहजा नरम रखा क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आ रहा था। मुझे अमेरिका के वीज़े और $50,000 की ज़रूरत है। वो बदबख्त कुछ ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। मैं फैसला कर चुका था, इसी किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर फौरी तौर पर इसके मुतालबात मानकर मैं इसे शुबे में मुब्तला भी नहीं करना चाहता था। मैंने कुछ देर सोचने की अदाकारी की, फिर बोला, अमेरिका का वीज़ा तो खैर मिल ही जाएगा, मगर फौरी तौर पर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे पास फ़िलहाल इतनी रकम नहीं है। मुझे इसकी आंखों में हैरत नजर आई। फिर वो बेयकीनी से बोला, मुझे हैरत है कि तुम इस किस्म की बात कर रहे हो। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? मैंने कहा, मैं कोई सनतकार या जागीरदार हूँ, ना बैनुल अक़वामी स्मगलर। मैं तुम्हें फौरी तौर पर $15,000 दे सकता हूँ, इससे कम में मेरा काम नहीं चलेगा। विक्रम ने फैसला कुन लहजे में कहा, अगर तुम रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि तुम मुझे माजूर ही कर दो। इसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर बोला, ये रकम तो तुम अपनी हुकूमत से भी दिलवा सकते हो। वो खबीस इस वक्त अपनी शराइत मनवाने की पोजीशन में था। मैंने फिर कुछ देर सोचने की अदाकारी की, फिर मैं गोया हथियार डालने वाले अंदाज में बोला, ओके, मैं रकम का बंदोबस्त कर दूंगा। अपना पासपोर्ट मुझे दे देना ताकि तुम्हारा वीज़ा लगवाया जा सके। अमेरिका
अमेरिका के लिए जहाज़ में तुम्हारी सीट भी कन्फर्म हो जाएगी। अब बोलो गोपाल दास कहाँ है? मैं तुम्हें इसका एड्रेस इस वक्त बताऊंगा जब मेरा काम हो जाएगा, विक्रम ने जवाब दिया। वो इतनी आसानी से मेरे जाल में फंसने वाला नहीं था। वह हरामजादा आखिर रॉ का एक घाघ एजेंट था। मेरा दिल चाह रहा था कि मार मार के इसका हुलिया बिगाड़ दूं। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया और बोला, अरे यार, मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि यहाँ बैठे बैठे लम्हों में तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। इस वक्त तक गोपाल दास तो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वो फिलहाल कहीं भी नहीं जाएगा, विक्रम ने यकीन लहजे में कहा। इसे हुक्म दिया गया है कि कामरान को ठिकाने लगाए बगैर वापस मत आना। वो जब तक अपना काम नहीं करेगा ये मुल्क नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अपना पासपोर्ट मुझे दो। मैंने गुस्से को एक मरतबा ज़ब्त किया। पासपोर्ट के लिए मुझे अपने घर जाना होगा। मैं पासपोर्ट जेब में रखकर नहीं घूमता, विक्रम ने जवाब दिया। वह अब खासा पुरएतमाद नज़र आ रहा था। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैंने कहा। तुम्हारे घर में और कितने अफराद हैं? एक मुलाजिम और इसकी बीवी है और एक चौकीदार है, विक्रम ने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि तुम्हारे और कितने साथी हैं तुम्हारे साथ जो रहते हैं? कोई भी नहीं, विक्रम ने कहा। मैं इस बंगले में अकेला ही रहता हूँ। हाँ, कभी कभी लोग मुझसे मुलाकात के लिए ज़रूर आ जाते हैं। अपने मुलाजिम को फ़ोन करके बताओ कि तुम्हारे साथ 2-3 मेहमान भी आ रहे हैं ताकि अचानक इन्हें किसी किस्म का शुबा न हो। मैंने वकार को इशारा किया। इसने टेलीफोन सेट उठाकर विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। विक्रम ने अपने घर का नंबर मिलाया तो इरफान बहुत गौर से इनका जायज़ा ले रहा था। फिर इसने मुतमईन होकर गर्दन हिला दी। मैंने हाथ बढ़ाकर स्पीकर का बटन पुश कर दिया। दूसरी तरफ बेल बजाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर दूसरी बेल के बाद किसी ने रिसीवर उठा लिया और एक निस्वानी आवाज़ उभरी, हेलो। हाँ जीनत, विक्रम संभल कर बोला। मैं नवीद बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? निस्वानी आवाज़ फिर सुनाई दी। कई दफ़ा जमील साहब का फ़ोन आ चुका है। उन्होंने कहा था कि आप जिस वक्त भी वापस आए इन्हें फ़ोन कर लें। जमील के जिक्र पर मैंने इरफान को चौंकते देखा। मैं बस अभी थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। मेरे साथ 2-3 मेहमान भी हैं, इनके खाने का भी बंदोबस्त कर लेना। फिर मेरे इशारे पर विक्रम ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ये जमील कौन है? मैंने विक्रम को घूरते हुए पूछा। ये भी मेरा एक साथी है, विक्रम ने जवाब दिया। मैंने तैमूर से कहा, तुम यहाँ वकार के पास ठहरो, मैं विक्रम का पासपोर्ट लेकर आता हूँ। इरफान मेरे साथ जाएगा। इसके साथ ही मैंने गैर महसूस अंदाज में इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं चाहता था कि वो बाहर रहकर विक्रम के घर की निगरानी करे। मैं अगर किसी खतरे में घिर भी जाता तो तैमूर इस खतरे से निमट सकता था। इनका क्या करना है? वकार ने फर्श पर बेहोश पड़े हुए बदमाशों के बारे में पूछा। इन्हें उठाकर कूड़े के किसी ढेर पर फेंक देना। फिर मैं विक्रम को लेकर फ्लैट से बाहर आ गया। प्रोग्राम के मुताबिक इरफान भी मेरे साथ था। मैंने रवानगी से पहले एक दफ़ा फिर विक्रम को तंबीह की, देखो कोई चालाकी दिखाने की या स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना खामखा तुम्हारी लाश भी कूड़े के किसी ढेर पर नजर आएगी। विक्रम ने सिर्फ सर हिला दिया, बोला कुछ नहीं। वो न सिर्फ किन ख्यालों में गुम था, मगर मुझे ये यकीन था कि वो इस वक्त भी हमसे छुटकारा पाने पर गौर कर रहा होगा। बिल्डिंग के बाहर विक्रम की स्याह कलर की टोयोटा क्राउन मौजूद थी। इसने हमारे बैठने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। न सिर्फ रिवॉल्वर निकाल लिया बल्कि इसे मजीद दहशतज़दा करने को इस पर साइलेंसर भी फिट कर दिया। फिर मैं युवत इत्मीनान से बैठ गया जैसे विक्रम हमें मछली के शिकार पर ले जा रहा हो। अकबी नशिस्त पर इरफान भी बिल्कुल चौकस था। इसके हाथ में भी रिवॉल्वर था और इसका रुख विक्रम की तरफ था। विक्रम बहुत स्लो ड्राइविंग कर रहा था। इरफान दांत पीस कर बोला, गाड़ी तेज़ चलाने से तुम्हारी मौत वाकई नहीं हो जाएगी, तेज़ चलाओ गाड़ी, हमारे पास वक्त वैसे भी कम है। विक्रम ने झिंझलाकर गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा दी। फिर देखते ही देखते स्पीड मीटर की सुई 140 और 50 के दरमियान थिरक रही थी। थोड़ी देर बाद इसने बड़े से खूबसूरत बंगले के सामने गाड़ी रोक दी और मखसूस अंदाज में 2 दफ़ा हारन बजाने के बाद इसने लाइट को डिपर दिया। दूसरे ही हारन पर गेट खुल गया और विक्रम अपनी गाड़ी पोर्टिको की तरफ ले गया। पोर्च में सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही मौजूद थी। ये गाड़ी किसकी है? इरफान ने पूछा। ये गाड़ी शायद जमील की है। इसका मतलब है कि जमील अब तक मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है, विक्रम ने पुरतशवीश लहजे में जवाब दिया। इसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसे महसूस करके मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। गोया सब कुछ वैसा नहीं था जैसा नज़र आ रहा था। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर थी। मैंने घूमकर गेट की तरफ देखा। एक मुसल्ले गार्ड आहिनी गेट बंद कर रहा था। इसके शाने से राइफल लटकी हुई थी। कमर के गिर्द और सीने पर क्रॉस की शक्ल में फाजिल राउंड की बेल्ट्स थीं। विक्रम ने सुर्ख स्पोर्ट्स कार के पहलू में अपनी गाड़ी भी पार्क कर दी। मैंने अपनी जानिब का दरवाज़ा खोला और गैर महसूस अंदाज में बाहर की तरफ लुढ़क गया। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अंदर से दरमियाने कदर घुटे हुए जिस्म का एक शख्स बरामदे में निकल आया। इसकी तवज्जो विक्रम और इरफान पर थी, इसलिए वो मुझे न देख सका। यूं भी मैं किसी हद तक गाड़ी की ओट में था। विक्रम ने जो ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, मैंने भी इसके साथ ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया।
ताकि जमील को या वो जो कोई भी था शुबा न हो सके कि गाड़ी में कोई तीसरा आदमी भी मौजूद है। इरफान अभी तक गाड़ी से नहीं उतरा था। इसने सरगोशी में खुदा कर कहा, तुम्हारे मेहमान को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे अलावा गाड़ी में कोई और भी था, वरना मुझसे पहले वो तुम्हारी और तुम्हारे मेहमान की खोपड़ियाँ उड़ा देगा। ये कहकर वो भी गाड़ी से नीचे उतरा। अंदर से निकलने वाला शख्स अभी तक बरामदेही में खड़ा था। वो बहुत गौर से विक्रम और इरफान का जायजा ले रहा था। विक्रम ने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा, हेलो जमील, तुम कब आए? अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। इसकी नज़रें अभी भी इरफान की तरफ थीं। इनसे मिलो। इसने इरफान की तरफ इशारा किया। ये मेरे दोस्त इरफान हैं और इरफान ये जमील हैं। फैक्ट्री में इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और ये मेरी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। इरफान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये कोई रस्मी बात नहीं है, मुझे वाकई आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ज़रा नवाजी है आपकी, जमील ने कहा। फिर वो चौंक कर बोला, आप लोगों के अलावा गाड़ी में और कौन था? जमील की बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। यही हाल इरफान का भी हुआ, लेकिन जमील इस वक्त गाड़ी की तरफ मुतवज्जा था, इसलिए वो इरफान पर ध्यान न दे सका। मेरा ख्याल था कि इसने मुझे उतरते हुए देख लिया है कि इस गाड़ी की बात कर रहे हो। विक्रम ने जल्दी से मुख्तात लहजे में कहा। वो जानता था कि इस वक्त इसकी ज़ुबान से निकला हुआ एक भी गलत लफ्ज़ इसकी जान ले सकता है। इस वक्त वो दौरे निशानी की जद में था। अरे यार, मैं तुम्हारी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, जमील हंस कर बोला। मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम लोगों के अलावा गाड़ी में से कोई और भी उतरा हो। मुमकिन है ये महज मेरा ख्याल हो। अब अंदर भी चलोगे या सारी बातें यहीं कर लोगे? विक्रम ने कहा। मुझे इस वक्त तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करना है। जमील एकदम संजीदा होगा। वो बातें सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान होंगी। तुम पहले इरफान साहब को फारिग कर दो। अरे तुम इनकी फ़िक्र मत करो, विक्रम ने कहा। ये हमारे A1 लोगों में से हैं। जितना एतबार तुम्हें मुझ पर है वो इन पर भी कर सकते हो। बात एतबार या बेतबारी की नहीं है, जमील ने कहा, बल्कि असूल की है। फिर वो इरफान से मुखातिब हुआ। मेरी बातें आपको बुरी तो लग रही होंगी, मगर प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। असल में हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। आपका शुमार A1 लोगों में होता है, इसलिए आप तो हमारी मजबूरियों से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, इरफान मुस्कुरा कर बोला। यही बात तो आपके सिलसिले में मैं कहने वाला था। मैं भी इंतहाई ज़रूरी काम से आया हूँ। इस वक्त आपकी मौजूदगी को मैं भी पसंद नहीं करूँगा, इसलिए प्लीज़ आप भी माइंड मत कीजिएगा। मुझे नवीद यानी विक्रम के साथ मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं चला जाऊँगा। या फिर आपको किसी किस्म की इमरजेंसी है तो पहले आप मीटिंग कर लें, मैं इंतज़ार कर लूँगा। मेरे पास बाकी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, जमील ने कहा। मैं भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। ये कहते हुए इसने इतनी बरक रफ्तारी से रिवॉल्वर निकाला कि मैं दंग रह गया। मिस्टर इरफान, नाउ डोंट ट्राई टू मूव, जमील ने दृष्ट लहजे में कहा। दोनों हाथ सर पर रखो और अंदर चलो, इसने रिवॉल्वर लहरा कर कहा। फिर बुलंद आवाज़ में बोला, गाड़ी के पीछे जो कोई भी है बाहर आ जाए, वरना मैं इरफान को भून कर रख दूंगा। बरामदे में जलने वाले बल्ब की मदद रोशनी में मुझे विक्रम का चेहरा दिखाई दिया। इसका रंग फक हो गया था। जमील से ज़्यादा इसे ख़तरे का एहसास था। इससे पहले कि जमील मज़ीद कुछ कहता, इरफान बिफर कर बोला, नवीद साहब, क्या मैं इस इज़्ज़त अफजाई का सबब दरियाफ्त कर सकता हूँ? आपका घर घटिया किस्म के जवारियों की अड्डा है या कोई 3rd क्लास बार है? इस किस्म के वाक़यात तो वहीं होते हैं। मैं तो अब तक जमील साहब को बहुत मुहज़्ज़ब आदमी समझ रहा था। आई से शट अप, जमील धाड़ कर बोला। जमील मेरे निशाने की जद पर था, मगर फायर का धमाका दूर तक सुना जाता। फिर आसपास के लोगों से पहले विक्रम का गार्ड वहां पहुंच जाता। यही सोचकर मैंने फायर करने से एहतजाज किया। इरफान ने खा जाने वाली नज़रों से बारी बारी विक्रम और जमील को देखा, फिर दोनों हाथ सर पर रखता हुआ बोला, ओके मिस्टर जमील, मैं तुमसे इस हरकत का मतलब ज़रूर पूछूंगा। अब खामोशी से अंदर चलो। जमील के लहजे में फतहमंदी का एहसास था। तुम्हें भी सब कुछ खुद ही मालूम हो जाएगा। वो तीनों खामोशी से आगे पीछे अंदर चले गए। इनके जाते ही मैं गाड़ी के पीछे से निकला और पंजों के बल दौड़ता हुआ बरामदे तक पहुंचा। वो लोग इस वक्त ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुके थे। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे ही के पास ठहर गया। जमील की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी, मिस्टर इरफान, तुम्हारे मुतल्लिक रिपोर्ट मिली है कि तुमने ऐसे लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रखा है जिनका ताल्लुक दर पर्दा कामरान से है। जब तक तुम अपनी शराख्त नहीं कराओगे, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इरफान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, और यह असूल इन्हीं लोगों का सिखाया हुआ है जिनकी तुम नुमाइंदगी कर रहे हो। नवीद यानी विक्रम ने बताया है कि मेरा नाम जमील है और खाम खा वक़्त ज़ाया करने की कोशिश मत करो। इरफान का लहजा तलख हो गया। ये बात तुम भी जानते हो कि मैं किस किस्म की शनाख्त चाहता हूँ, इसे बताओ विक्रम। जमील गुस्से में विक्रम का असली नाम ले बैठा, वरना अब तक वो विक्रम
विक्रम को नवीद कहकर मुखातिब कर रहा था। इस बताओ कि इस वक्त मेरी हैसियत क्या है। जमील बिफर गया। इरफान जमील साहब तंजीम के बड़ों में से हैं। विक्रम थूक निकल कर बोला, यूँ समझ लो कि ये इस वक्त गोपाल दास के नंबर 2 हैं। ये सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। गोया जमील भी रॉ का एजेंट था और ऐसा अहम एजेंट जो गोपाल दास के बाद नंबर 2 पर है। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी एजेंसियों की कारकर्दगी पर गुस्सा भी आया। क्या वो लोग इतने ही बेखबर हैं कि मुल्क में विक्रम जमील गोपाल दास और न जाने कितने गैर मुल्की एजेंट दंदनाते फिर रहे हैं और इन्हें कानों कान खबर नहीं है। मुझे यकीन था कि जमील के रूप में भी कोई किराए का कातिल होगा। इसके अलावा वो बेशुमार मुकामी लोग भी इनके साथ थे जिन्हें इन लोगों ने पैसे के बलबूते पर ख़रीदा था। फिर मैं सोचकर मुतमईन हो गया कि हमारे बिला तादाद कमांडोज भारत में बरसरे फेकार हैं। यूँ हिसाब बराबर होता रहता है। इस सूरत हाल में दोनों मुल्कों के एजेंटों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि रंग कद्दो क़ामत ज़ुबान और हुलियों की वजह से वो लोग बहुत आसानी से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। सिर्फ ज़ुबान का मामूली सा मसला था तो वो भी कोई ऐसा ख़ास नहीं था। ज़रा सी मेहनत के बाद वो लोग ज़ुबान भी सीख लेते थे। सिर्फ चंद ही अल्फाज का तो फ़र्क था। अगर आप पहले ही बता देते सर तो मैं आपसे मिसबिहेव क्यों करता। इरफान ने नदामत अमेज़ लहजे में जमील को मुखातिब किया। मुझे अफसोस है कि मैं ख़त्म करो। जमील ने इसकी बात काट दी। तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों शामिल किया है जिनका ताल्लुक दर पर्दा कामरान से है। मैं समझा नहीं सर आप किसकी बात कर रहे हैं। इरफान ने पूछा। मैं तुम्हारे इस आदमी वकार की बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी ज़राए से मालूम हुआ है कि इसका ताल्लुक कामरान से है और इस वक्त भी वो इंटीरियर सिंध के एक कस्बे में कामरान के साथ मौजूद है। मुमकिन है ऐसा हो सर, इरफान ने कहा, मगर इस वक्त तो वो अपने फ्लैट में मौजूद है। मैं भी इसी के पास आ रहा हूँ। नवीद साहब भी मेरे साथ थे। ये भी वकार से मिलकर आ रहे हैं। वहाँ वकार के अलावा और कौन कौन था। जमील ने सर्द लहजे में पूछा। वहाँ तो सिर्फ वकार ही था या फिर बाद में नवीद साहब पहुँचे थे। तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।